अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम मर्दों की सबसे बड़ी टेंशन पैसा कमाना नहीं होती। रियल प्रॉब्लम होती है उसे मैनेज करना। हम दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन महीने के एंड पर सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है, पैसा गया कहाँ। हमारी सोसाइटी में मर्द होने का मतलब सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रेशर उठाना होता है, फैमिली, बिल्स और एक्सपेक्टेशंस। बट किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि इस प्रेशर को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मोनिका हलन की बुक लेट्स टॉक मनी इसी मिसिंग लिंक को एक्सप्लेन करती है, जहां से हम वो देसी मनी सिस्टम सीखेंगे जो ना स्कूल्स में पढ़ाया जाता है और ना ही घरों में ओपनली डिस्कस होता है। इस वीडियो में हम वो 3 हिडन मनी मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो 90% पाकिस्तानी और इंडियन मर्द अननोइंगली रिपीट कर रहे हैं, और इसी वजह से चाहे जितना भी कमा लें, पैसा हाथ में नहीं रुकता। तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आज से आपका पैसों पर रियल कंट्रोल शुरू होता है। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आपका मनी माइंडसेट और फ्यूचर दोनों चेंज होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो सवाल है ना, पैसा गया कहाँ, ये ये सिर्फ हिसाब किताब का मसला नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक एंजाइटी है, एक मुसलसल डर जो अंदर ही अंदर चलता रहता है कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, कि हम स्मार्ट फैसले नहीं कर रहे। और इसका हल लोग अक्सर बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढने में निकालते हैं। सोचते हैं कोई मैजिक फॉर्मूला मिल जाएगा। कोई एक स्टॉक, कोई प्रॉपर्टी फाइल या कोई नई स्कीम। बिल्कुल। लेकिन मोनिका हालन अपनी किताब में यही वाजे करती हैं कि मसला प्रोडक्ट का है ही नहीं, मसला सिस्टम का है। सिस्टम का। फाइनेंशियल हेल्थ एक गोली से नहीं आती, इसके लिए पूरा एक निज़ाम बनाना पड़ता है। और उनकी बात इसलिए भी अहम है क्योंकि वो खुद कहती हैं कि उन्होंने कोई 16 साल की उम्र से कमाल की इन्वेस्टमेंट्स नहीं की। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने भी अपनी जर्नी देर से शुरू की और शुरुआती सालों में उन्हें भी वैसी ही मुश्किलात आईं जैसे आम लोगों को आती हैं। तो ये सुनकर तसल्ली होती है कि ये नसीहत किसी ऐसे इंसान की तरफ से नहीं आ रही जो हमेशा से परफेक्ट रहा हो। तो चलिए पहली गलती पर आते हैं, जो सबसे बुनियादी है। ये सवाल, पैसा जाता कहाँ है? ये सवालों का सवाल है और इसकी बुनियाद है एक प्रॉपर कैश फ्लो सिस्टम का ना होना। आमतौर पर इसका जवाब लोग बजटिंग में तलाश करते हैं। ओह, बजटिंग। मैंने खुद कई बार कोशिश की है। एक्सेल शीट पर हर छोटी से छोटी चीज लिखना, दूध इतने का, पेट्रोल इतने का। और क्या होता है? तीसरे दिन ही हिम्मत टूट जाती है। ऐसा लगता है जैसे आप खुद को सजा दे रही हैं। इट फील्स लाइक अ पनिशमेंट। एग्जैक्टली। क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। ये आपकी विल पावर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। सही। किताब का बुनियादी नुक्ता ये है कि एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो विल पावर पर चले ही ना। एक ऐसा सिस्टम जो मतलब ऑटोमेशन पर चले। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ 3 बैंक अकाउंट्स। रुकिए, 3 अलग अलग बैंक अकाउंट्स? ये तो उल्टा और झंझट नहीं है, इन सबको मैनेज करना, ट्रैक करना? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है और अक्सर लोग यही सोचकर रुक जाते हैं। लेकिन ये परसीव्ड कम्प्लेक्सिटी है, असल नहीं। मतलब? टेक्नोलॉजी ने इसे बहुत आसान कर दिया है। आपको मैनुअली कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करनी है। ये आगाज में 1 घंटे का काम है जो आपको हर महीने के फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। ऐसे सोचा नहीं था। कम्प्लेक्सिटी कम इसलिए होती है क्योंकि आपको रोज रोज सोचना नहीं पड़ता। पैसा ऑटोमेटिकली सही जगह चला जाता है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग को कम करना। ठीक है, मैं इस नुक्ते को समझ रही हूँ। सिस्टम ऐसा हो जो हमारी कमजोरियों के बावजूद काम करे। तो ये 3 अकाउंट्स हैं क्या? बहुत सिंपल है। पहला है इनकम अकाउंट। ओके, इनकम अकाउंट। आपकी सैलरी, बिजनेस की आमदनी, बोनस, हर किस्म का पैसा सबसे पहले इस एक अकाउंट में आएगा। यह आपके पैसों का एंट्री पॉइंट है। ठीक। और दूसरा? दूसरा अकाउंट है स्पेंड इट अकाउंट। जैसे ही सैलरी इनकम अकाउंट में आए, आप उसी दिन अपने पूरे महीने के तयशुदा अखराजात के लिए एक रकम इस स्पेंड इट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब घर का किराया, बिल्स, बच्चों की फीस, राशन, पेट्रोल, सब कुछ? हाँ, सब कुछ। महीने के शुरू में ही खर्चों का पैसा अलग कर दिया। हाँ। लेकिन तीसरा अकाउंट, असल जादू शायद वही है। बिल्कुल। जो कुछ भी आपके इनकम अकाउंट में बच गया है, खर्चों का पैसा निकालने के बाद उसको फौरन तीसरे अकाउंट में डाल दें। फौरन? हाँ, उसी दिन। इस अकाउंट का नाम है इन्वेस्ट इट अकाउंट। ये आपकी बचत है। ये वो पैसा है जिसे आपने अपने मुस्तकबिल के लिए ग्रो करना है। वाओ! इस सिस्टम ने पे योरसेल्फ फर्स्ट के उसूल को ऑटोमेट कर दिया है।
आप महीने के आखिर का इंतजार नहीं करें कि जो बचेगा उसे सेव करेंगे। आप महीने के शुरू में ही सबसे पहले खुद को पे कर रहे हैं। ये तो पूरी साइकोलॉजी ही उलट देता है। हम खर्च करो फिर बचाओ के माइंडसेट से बचाओ फिर जो बचा है उसे खर्च करो पर आ जाते हैं। दैट्स अ फंडामेंटल शिफ्ट। एग्जैक्टली। लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है? सिर्फ पैसा अलग करने से इतना फर्क क्यों पड़ता है? What's fascinating here is the concept of mental accounting. ये नोबेल लॉरिएट रिचर्ड थेलर का कॉन्सेप्ट है। मेंटल अकाउंटिंग। हाँ, हम सोचते हैं कि पैसा तो पैसा है, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा नहीं सोचता। हमारा दिमाग पैसों पर लेबल्स लगाता है। जैसे लॉटरी से जीता हुआ पैसा हम बड़ी आसानी से उड़ा देते हैं, लेकिन सैलरी से उतना ही पैसा खर्च करते हुए सोचते हैं। सही बात है। क्यों? क्योंकि दिमाग ने एक को फन मनी और दूसरे को हार्ड अर्न मनी का लेबल दे दिया है। इसकी कोई आम जिंदगी से मिसाल दे सकते हैं? जरूर। किताब में एक बड़ी दिलचस्प मिसाल है। फर्ज करें आपके सामने एक मुर्गी है। ओके। और उसका नाम चीकू रख दिया गया है। चीकू? हाँ। अब क्या आप उसे खा सकेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो वो पेट बन गई। एग्जैक्टली। यही चीज होती है। नाम ने उसे एक आइडेंटिटी दे दी है। बिल्कुल इसी तरह जब आप एक अकाउंट को इन्वेस्टेड अकाउंट का नाम देते हैं, तो आप उसमें से कॉफी पीने या शॉपिंग करने के लिए पैसे निकालते हुए 10 बार सोचेंगे। आपका दिमाग उसे खर्च के लिए नहीं, बचत के लिए मैप कर लेता है। बिल्कुल। आप अपनी ही साइकोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिस्टम तो सैलरीड पर्सन के लिए बेहतरीन है, लेकिन उस बंदे का क्या जिसकी आमदनी हर महीने फिक्स नहीं होती? एक फ्रीलांसर या छोटा बिजनेस ओनर इसको कैसे अप्लाई करेगा? बेहतरीन सवाल है। उनके लिए सिस्टम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी। वो अपने पिछले 6 महीनों की एवरेज मंथली इनकम निकाल सकते हैं। अच्छा, एवरेज निकाल लें। हाँ, और उसे अपनी बेस लाइन सैलरी मान सकते हैं। हर महीने जो भी इनकम आए उसमें से वो एवरेज सैलरी की रकम अपने इनकम अकाउंट में डालें और बाकी पैसा एक चौथे सरप्लस अकाउंट में जमा करते रहें। और जिस महीने कम आमदनी हो तो वो इस सरप्लस अकाउंट से पैसे निकालकर अपनी सैलरी पूरी कर सकते हैं। इस तरह उनका कैश फ्लो स्टेबल रहता है और सिस्टम टूटता नहीं है। वाह, तो ये सिस्टम फ्लेक्सिबल भी है। तो चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर। लोग जब इन्वेस्टेड अकाउंट में पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं तो उनका अगला कदम क्या होता है और उसमें क्या गलती करते हैं? यहाँ दूसरी सबसे आम और सबसे खतरनाक गलती सामने आती है। वो क्या है? इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देना। हमारे मुल्कों में ये एक एपिडेमिक की तरह है। हाँ, वो फोन कॉल्स आती हैं। मैम, एक प्लान है, 20 साल तक थोड़ा थोड़ा पैसा दें, आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा और आखिर में एक बड़ी रकम भी। वही एंडोमेंट प्लान्स, यूएलआईपीज, इन्हें एक ऑल इन वन सोल्यूशन की तरह बेचा जाता है। सिक्योरिटी भी और रिटर्न्स भी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा नहीं लगता सुनने में। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों काम बहुत बुरी तरह करते हैं। जब आप एक ही प्रोडक्ट से दो अलग अलग मकसद पूरे करने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्शन और वेल्थ क्रिएशन, तो दोनों कंप्रोमाइज हो जाते हैं। अच्छा। इन प्लान्स में इंश्योरेंस कवर बहुत कम होता है। अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ हो जाए तो फैमिली को जो पैसा मिलता है वो उनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बिल्कुल नाकाफी होता है। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इनके रिटर्न्स बहुत ही मामूली होते हैं, अक्सर 4 से 6% के दरमियान। इतने रिटर्न्स तो महंगाई को भी बीट नहीं कर पाते। मतलब पैसा बढ़ने के बजाय कम हो रहा होता है। बिल्कुल। आपको लगता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने पैसों की बाइंग पावर खो रहे हैं। ये एक फाइनेंशियल इल्यूजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ना ठीक से बचाता है ना ठीक से कमाता है। सही तरीका क्या है फिर? इन दोनों को हमेशा अलग रखें। ये पर्सनल फाइनेंस का गोल्डन रूल है। अलग रखें? इंश्योरेंस का सिर्फ एक मकसद है, प्रोटेक्शन, रिस्क कवर करना। इसके लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस? इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन उसमें पैसे वापस तो नहीं मिलते ना? नहीं मिलते, और मिलने भी नहीं चाहिए। जैसे आप गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं, एक्सीडेंट ना हो तो पैसे वापस नहीं मिलते। वो प्रोटेक्शन की कीमत है। सही। और इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्वेस्टेड अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है उसका क्या करें? उस पैसे को ऐसी जगह लगाएं जिसका वाहिद मकसद वेल्थ क्रिएट करना हो। आपके गोल्स के मुताबिक ये म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है। ऐसी जगह जहां पैसे को बढ़ने का मौका मिले। हाँ, महंगाई से तेज बढ़ने का। इट्स अबाउट यूजिंग द राइट टूल फॉर द राइट जॉब।
ये बहुत बड़ी इंसाइट है। चलिए, अब तीसरी और आखिरी गलती पर आते हैं जो इस निज़ाम में लोग करते हैं। सिस्टम बन गया, पैसा बचना शुरू हो गया, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस भी अलग कर दी। फिर भी एक चीज़ है जो पूरी इमारत को गिरा सकती है। वो है इमरजेंसी फंड का ना होना। इमरजेंसी फंड। इसे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ की फाउंडेशन समझें। इमेजिन करें आपने बड़ी मेहनत से इन्वेस्टेड अकाउंट में पैसा जमा किया, आपने उसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया। अचानक नौकरी चली जाती है या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। आपको फॉरेन पैसों की जरूरत है। हाँ, अब आप क्या करेंगे? मजबूरन अपनी इन्वेस्टमेंट्स तोड़नी पड़ेंगी, और हो सकता है उस वक्त मार्केट डाउन हो तो नुकसान में बेचना पड़े। बिल्कुल। और इस एक गलती से आपका पूरा लॉन्ग टर्म प्लान तबाह हो जाता है। आप वापस जीरो पर आ जाते हैं। इमरजेंसी फंड वो शॉक अब्जॉर्बर है जो आपको ऐसी सूरत हाल से बचाता है। तो ये फंड कितना होना चाहिए और इसे कहाँ रखना चाहिए? एक बुनियादी उसूल ये है कि आपके कम से कम 6 महीने के ज़रूरी अखराजात के बराबर रकम आपके पास होनी चाहिए। 6 महीने के सिर्फ जरूरी अखराजात? हाँ, ज़रूरी अखराजात मतलब किराया, बिल्स, रेशन, ईएमआईज़, वो खर्चे जिनके बिना गुजारा नहीं। और इस पैसे को रखना कहाँ है? ऐसी जगह जहां से ये फौरन निकाला जा सके, जैसे कि एक अलग सेविंग्स अकाउंट में या किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स या प्रॉपर्टी में नहीं। लेकिन लोग अक्सर सोचते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में तो पैसा पड़ा पड़ा जाया हो रहा है, इस पर तो कोई रिटर्न ही नहीं है। यहाँ माइंडसेट का फर्क है। इमरजेंसी फंड का काम रिटर्न कमाना है ही नहीं। तो इसका काम क्या है? उसका काम है आपको प्रोटेक्शन देना, आपको सुकून देना। ये उस नींद की कीमत है जो आपको रात को आती है, ये जानते हुए कि अगर कल कोई मसला हो गया तो आपके पास एक फाइनेंशियल कुशन मौजूद है। ये आपको डेस्परेशन में गलत फैसले करने से बचाता है। हाँ, जब आपके पास 6 महीने का बफर होता है तो आप नौकरी छोड़ने पर घबराकर कोई भी दूसरी ऑफर नहीं उठा लेते। आप सुकून से सही अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को आपस में जोड़ें, पहले एक ऑटोमेटेड सिस्टम से पैसा बचाएं, फिर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग करें, और इन सब की हिफाजत के लिए एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाएं। एग्जैक्टली। ये 3 कदम आपको फाइनेंशियल फ्रिजिलिटी से फाइनेंशियल रेजिलियंस की तरफ ले जाते हैं। मतलब माली तौर पर टूटने के खतरे से निकलकर किसी भी झटके को सहने की सलाहियत। बिल्कुल। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का आगाज है। ये फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। और आखिर में कुछ आम पैमाने, कोई ऐसी गाइडलाइंस जिससे अंदाजा हो कि एक शख्स अपनी आमदनी के हिसाब से ठीक जा रहा है या नहीं। जरूर। किताब में कुछ सिंपल रूल्स ऑफ थंब दिए गए हैं। आप माली तौर पर ठीक कर रहे हैं अगर आपके रहने सहने के अखराजात यानी लिविंग कॉस्ट्स आपकी कुल आमदनी का 45 से 50% से ज्यादा ना हो। ओके, 50% फॉर लिविंग। और किस्तों का क्या? गाड़ी की ईएमआई, घर का लोन? आपकी तमाम ईएमआईज़ की अदायगियां आपकी टेक होम इनकम के 25 से 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक। और सबसे अहम, बचत। आपकी बचत जो आपके इन्वेस्टेड अकाउंट में जानी चाहिए, वो आपकी आमदनी का कम से कम 15 से 20% लाजमी होनी चाहिए। ये मिनिमम है? ये मिनिमम है। अगर आप इससे ज्यादा कर सकते हैं तो और भी बेहतर। ये 3 पैमाने आपको एक क्लियर स्नैपशॉट दे देते हैं कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। हाँ, ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। ये सिस्टम एक बार सेट हो जाए तो अपनी जगह काम करता रहता है और हमें सिर्फ उसे वक्त के साथ एडजस्ट करना होता है। इसी सफर को आगे ले जाते हुए अब हम अगले इनसाइट को एक्सप्लोर करते हैं। ये वो एहसास है जो अक्सर हमें रात को जगाए रखता है। एक अनजाना सा डर कि अगर कुछ हो गया तो। ये वो फिक्र है जो सैलरी आते ही जहन पर सवार हो जाती है कि ईएमआई देनी है, घर के खर्चे हैं, और ऊपर से ये टेंशन कि कोई अचानक ज़रूरत आ गई तो क्या होगा। ये डर हमें बड़े लॉन्ग टर्म फैसले लेने से रोकता है। हम अपने पैसों को ऐसी जगह रखते हैं जहां से फौरन निकाल सकें, भले ही वहां उसकी कोई खास ग्रोथ ना हो। और ये डर बिल्कुल जायज़ है। मतलब जिंदगी में कुछ भी हो सकती है, एक जॉब चली जाना, अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी, ये सब हमारी जिंदगी की हकीकतें हैं। लेकिन इस डर का हल ये नहीं कि हम अपने मुस्तकबल के लिए इन्वेस्ट करना ही छोड़ दें, बल्कि इस डर को काबू करने में ही असल आज़ादी है। इसका हल एक सीट बेल्ट की तरह है। शुरू में बच्चे को सीट बेल्ट लगाना एक बंदिश लगती है, वो जिद करता है,
लेकिन जब अचानक ब्रेक लगते हैं और वही बेल्ट उसे डैशबोर्ड से टकराने से बचा लेती है, तब उसे एहसास होता है कि इस बंदिश ने उसे आज़ादी दी है, आज़ादी बेफिक्र होकर सफ़र करने की। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है कि सीट बेल्ट का असल काम सिर्फ एक्सीडेंट से बचाना नहीं है, बल्कि ड्राइवर को ये आज़ादी देना है कि वो कॉन्फिडेंट होकर एक्सेलरेटर दबा सके। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इमरजेंसी फंड वही सीट बेल्ट है। ये आपकी सेविंग्स को आज़ाद करता है ताकि वो लंबे सफ़र पर यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जा सकें। ये आपके करियर चॉइसेस को आज़ाद करता है कि आप वो जॉब ले सकें जो आपको पसंद है, ना कि वो जिसमें आप मजबूरन फंसे हुए हैं। और सबसे बढ़कर ये आपके जहन को रोज़मर्रा की परेशानियों से आज़ाद करता है। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत ज़रूरी है कि इमरजेंसी फंड एक ब्लॉक हुई रकम नहीं, बल्कि एक ऐसी रकम है जो आपको रोज़ाना सुकून दे रही है। ये आपको वो कंट्रोल और क्लैरिटी देती है कि आप घबराकर कोई गलत फैसला ना लें। जैसे वो दोस्त है, हाइपिंग जॉब्स में घर लोन पर लिया, बीवी की सैलरी पूरी ईएमआई में जाती थी, फिर बेबी हुआ और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी। अचानक ईएमआई के पैसे बंद हो गए। सोच सकते हैं उन पर क्या गुजरी होगी। उस वक्त उन्हें अपने घर और बेबी में से एक को चुनने जैसी नामुमकिन सिचुएशन का सामना था। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स इस्तेमाल की, रिश्तेदारों से उधार लिया, लेकिन उनके ज़हनी सुकून का क्या? एक ऐसी सूरत के हाल में इमरजेंसी फंड आपको सांस लेने का मौका देता है, या आपको वक्त देता है कि आप ठंडे दिमाग से सोच सकें कि अगला कदम क्या उठाना है। एक सवाल जो हमेशा जहन में आता है वो है कितना। इंटरनेट पर कुछ लोग कहते हैं 3 महीने के खर्चों के बराबर, कुछ कहते हैं 1 साल। इसमें बहुत कंफ्यूजन है। बिल्कुल, और इसका कोई एक मैजिक नंबर नहीं है। ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आम उसूल 6 महीने के ज़रूरी अखराजात का है। ज़रूरी अखराजात। हाँ, और ज़रूरी का मतलब है वो खर्चे जिनके बिना गुजारा नहीं। रेंट, ईएमआई, स्कूल फीस, बिल्स, रेशन, पानी। लेकिन इसको ऐसे सोचिए, अगर आपकी जॉब चली जाए तो आपको ऐसी ही दूसरी जॉब ढूंढने में कितना वक्त लगेगा? अगर आप एक हाई डिमांड आईटी फील्ड में हैं तो शायद 3 महीने का फंड भी काफ़ी हो। और इसके बिल्कुल उलट, अगर कोई अकेला कमाने वाला है और पूरा घर उसी पर डिपेंड करता है, माँ बाप उन पर डिपेंड करता है, तब तो रिस्क और भी बड़ा है। ऐसे में शायद 6 महीने भी कम लगें, क्योंकि आप पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा और आप जल्दी में कोई भी जॉब नहीं ले सकते। एग्जैक्टली। तब आप 9 महीने या साल भर के अखराजात का सोचते हैं। तो रूल ऑफ थंब से बेहतर है रूल ऑफ योर लाइफ। अपनी हकीकत को देखें और फिर फैसला करें। और इसे रखें कहाँ, ये भी एक अहम सवाल है। हाँ, अक्सर लोग इसे अपने सेविंग्स अकाउंट में ही छोड़ देते हैं कि ज़रूरत पर फ़ौरन काम आ जाए। जो कि एक आम गलती है। सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट ना होने के बराबर है, और वहाँ पैसा पड़ा हो तो खर्च होने का इम्कान भी रहता है। इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ ये थोड़ा महफूज भी रहे, थोड़ी ग्रोथ भी हो और ज़रूरत पर आसानी से मिल भी जाए। सबसे आसान और बेहतरीन शुरुआत एक फिक्स डिपॉजिट है, यानी एफडी। लेकिन अगर आप थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं तो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स इसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझाएं। ये बेसिकली म्यूचुअल फंड्स हैं जो बहुत सेफ जगह जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स या बैंक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं। मकसद आपके पैसे को बहुत रिस्क दिए बिना महफूज रखना है। इसका फ़ायदा ये है कि ये एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न दे सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पैसा 1-2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाता है। पहला टारगेट यही है, इस फंड को बना ले, चाहे थोड़ा थोड़ा करके ही सही। जब ये पूरा हो जाए फिर इसमें पैसा डालना बंद कर दें। अब आप अगले कदम के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी फंड ने हमें 6 महीने की सांस लेने की मोहलत दे दी। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जो 6 महीने की सेविंग्स 1 हफ्ते में ख़त्म कर दे? मैं मेडिकल बिल्स की बात कर रहा हूँ। मेरे एक कलीग के साथ बिल्कुल यही हुआ। 1 हफ्ते ऑफिस नहीं आए। मैंने पूछा छुट्टियां मना रहे हो? बोले नहीं, माँ को स्ट्रोक हो गया था। उन्हें हॉस्पिटल में हर पल ये ख्याल आता रहा कि उनको मेडिकल कवर ले लेना चाहिए था। उन्होंने सोचा था कि ऑफिस का कवर काफ़ी है, लेकिन उन्हें वहां जाकर पता चला कि कंपनी ने खर्चे कम करने के लिए उनके डिपेंडेंट पेरेंट्स को कवर से निकाल दिया था। ये वो ओ शूट मोमेंट है जिसका जिक्र सोर्सेज में भी है। हम सब इसे टालते रहते हैं। बल्कि आपको पता है, बड़े बड़े फाइनेंशियल सीईओज भी ये मानते हैं कि वो अपना पर्सनल कवर लेने में सुस्ती कर जाते हैं।
हम सोचते हैं कि ऑफिस का कवर तो है, लेकिन जब जॉब चेंज होती है या रिटायरमेंट का वक्त आता है तो वो कवर भी चला जाता है। और 60 साल की उम्र में लाइफस्टाइल बीमारियों जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के साथ नया कवर लेना बहुत मुश्किल और महंगा हो जाता है। आपने सीईओज की बात की और ये बिल्कुल सही है। हम सब जानते ही ये जरूरी है, लेकिन फिर भी इसे टालते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ सुस्ती है या इस प्रोसेस में ही कोई ऐसी चीज है जो लोगों को कंफ्यूज या डरा देती है? इतनी कंपनीज, इतनी पॉलिसीज, इंसान आखिर चुने तो क्या चुने? दोनों बातें हैं, सुस्ती भी है लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा है। लेकिन इसका हल है, कोई भी पॉलिसी लेते वक्त सिर्फ प्रीमियम की रकम मत देखें। सस्ती पॉलिसी हमेशा अच्छी नहीं होती। 3 चीजें देखें: कीमत, फायदे यानी बेनिफिट्स और क्लेम्स का तजुर्बा। सबसे अहम है फायदे। ऐसी पॉलिसी से बचे जिसमें कोपे हो, यानी बिल का 10% या 20% हिस्सा हर हाल में आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। और दूसरी चीज, सब लिमिट्स, इसका खास ख्याल रखें। सब लिमिट्स, ये अक्सर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के फाइन प्रिंट में छुपा होता है। इसका असल मतलब क्या है? ये पॉलिसी का सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। मान ले पॉलिसी कहती है कि रूम रेंट की लिमिट 5,000 है, लेकिन आपने 8,000 वाला कमरा ले लिया। अब कंपनी ये नहीं कहती कि वो बाकी 3,000 नहीं देगी। वो कहती है कि अगर आपने हमारी लिमिट से 60% महंगा कमरा लिया है, तो हम डॉक्टर की फीस, टेस्ट्स और दवाइयों का भी सिर्फ 60% ही देंगे। एक छोटा सा फैसला पूरे बिल का 40% आपकी जेब पर डाल सकता है। ये तो बहुत खतरनाक है। यानी एक 5 लाख के बिल में से 2 लाख आपको खुद देने पड़ सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने थोड़ा बेहतर कमरा ले लिया। बिल्कुल। इसीलिए ऐसी पॉलिसी लें जिसमें रूम रेंट पर कोई लिमिट ना हो। और एक और अहम बात, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। हमेशा अपनी मेडिकल हिस्ट्री जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज सच बताएं। इंश्योरेंस कंपनी 4 साल तक आपकी पुरानी बीमारियों से मुताल्लिक खर्चे कवर नहीं करती, ये कानून है। लेकिन अगर आपने झूठ बोला तो वो इस बुनियाद पर आपका क्लेम हमेशा के लिए रिजेक्ट कर सकती हैं। और कवर कितना होना चाहिए, ये भी एक अहम सवाल है। ये आपके शहर पर डिपेंड करता है। छोटे शहरों में 3 से 5 लाख का कवर शायद काफ़ी हो, लेकिन अगर आप कराची, लाहौर या इस्लामाबाद जैसे शहरों में रहते हैं, तो यहाँ के बड़े हॉस्पिटल्स के खर्चों को देखते हुए कम से कम 15 लाख का फैमिली फ्लोटर प्लान होना बेहतर है। फैमिली फ्लोटर? हाँ, यानी एक ही पॉलिसी में पूरी फैमिली, मियाँ, बीवी और बच्चे कवर हो जाते हैं। ये प्रीमियम एक खर्चा नहीं है, आपकी जिंदगी भर की कमाई को एक हॉस्पिटल बिल से बचाने की फीस है। ये वो दूसरी दीवार है जो आपकी हिफाजत करती है। तो अब तक हमने इमरजेंसी फंड से अपनी सेविंग्स को फौरी झटकों से बचाया और हेल्थ इंश्योरेंस से उन सेविंग्स को बड़े मेडिकल खर्चों से महफूज किया। अब आखिरी और सबसे अहम हिफाजती दायरा आता है। और फिर वो सबसे गहरा डर आता है, अगर हम ही ना रहे तो? हमारे जाने के बाद हमारे अपनों का क्या होगा? उनके ख्वाब, उनकी ज़रूरतें, उनका मुस्तकबिल, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अक्सर हमें लाइफ इंश्योरेंस गलत वजूहात के बिना पर बेची जाती है। टैक्स बचाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के नाम पर, या किसी रिश्तेदार के प्रेशर में, जैसे उस आर्टिस्ट कंचन चंदर के साथ हुआ, जिनका जिक्र सोर्सेज में है। बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर ने उन्हें एक वंडर प्रोडक्ट बेचा। उन्हें अपने बेटे की यूके की फीस के लिए पैसे रखने थे। उन्होंने सोचा वो 2 साल की एफडी ले रही हैं, लेकिन उन्हें 15 इयर्स का रेगुलर प्रीमियम इंश्योरेंस प्लान दे दिया गया। जब 2 साल बाद उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो पता चला कि अगर वो अभी पैसे निकालेंगी तो उन्हें असल रकम का आधा भी वापस नहीं मिलेगा। ये कहानी ये हर दूसरे घर की है। इस धोखे से कैसे बचा जाए? आम इंसान को वंडर प्रोडक्ट और ड्यूट पॉलिसी में फर्क कैसे पता चले? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग समझें। ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। लाइफ इंश्योरेंस का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, अगर आपकी वक्त से पहले डेथ हो जाए तो आपके घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ताकि आपकी इनकम की कमी उनके मुस्तकबिल के प्लान्स पर असरअंदाज ना हो। ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, ये सब जारी रह सकें। तो ये इन्वेस्टमेंट प्लान जिनमें कवर भी होता है, वो क्यों खराब है? उन्हें दुध पॉलिसीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दोनों में से कोई भी काम ठीक से नहीं करते। ना अच्छी इन्वेस्टमेंट, ना अच्छा इंश्योरेंस। उनका कवर बहुत थोड़ा होता है और रिटर्न ना होने के बराबर, अक्सर 3 से 4%, जो इन्फ्लेशन से भी कम है।
सोच कर देखें, अगर आप 50,000 रुपए सालाना प्रीमियम दे रहे हैं तो उस प्लान में कवर शायद सिर्फ 5 लाख का होगा। ये रकम आपके जाने के बाद आपके घर वालों के लिए क्या चंद महीनों से ज्यादा चलेगी? बिल्कुल नहीं। जबकि इतने ही प्रीमियम में इतने में तो शायद करोड़ों का कवर मिल सकता है अगर प्लान सही हो। बिल्कुल, आप एक प्योर टर्म प्लान ले सकते हैं। एक 35 साल का सेहतमंद फर्द सिर्फ 8 से 10,000 रुपए सालाना प्रीमियम देकर 1 करोड़ का कवर ले सकता है। ये इतना सस्ता इसलिए है क्योंकि इसका मकसद सिर्फ एक है, रिस्क कवर। लेकिन एक मिनट, इसमें पॉलिसी पूरी होने पर कोई पैसा वापस नहीं मिलता? लोगों को ये वेस्ट ऑफ मनी लगता है। लोग सोचते हैं कि मैं 20 साल तक प्रीमियम दूं और आखिर में कुछ ना मिले। इस ऑब्जेक्शन को कैसे एड्रेस करें? ये बहुत आम और जायज़ ख्याल है, लेकिन इसको इस तरह सोचिए। आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, पूरा साल एक्सीडेंट ना हो, तो क्या आप कंपनी से पैसे वापस मांगते हैं? नहीं। नहीं, वो उस पीस ऑफ माइंड की फीस थी कि अगर कुछ हो जाता तो आपका बड़ा नुकसान ना होता। टर्म प्लान आपकी जिंदगी का इंश्योरेंस है और इसमें कुछ वापस ना मिलना एक अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि आप जिंदा और सेहतमंद हैं। ये उस सुकून की कीमत है कि आपके बाद आपके घर वाले महफूज रहेंगे। ये बहुत जबरदस्त तरीका है इसे देखने का। तो कितना कवर लेना चाहिए? कम से कम आपकी सालाना टेक होम इनकम का 8 से 10 गुना। अगर आप साल का 10 लाख घर लेकर आते हैं तो कम से कम 1 करोड़ का कवर होना चाहिए। इसके ऊपर अगर आप पर कोई बड़ा लोन है, जैसे होम लोन, तो उतनी रकम का कवर अलग से लेना चाहिए ताकि आपके जाने के बाद आपके घर वालों पर कर्ज का बोझ ना पड़े। और ये ऑनलाइन खरीदना बेहतर है क्योंकि एजेंट का भारी कमीशन जो 40% तक हो सकता है बच जाता है और आपको सस्ती पॉलिसी मिलती है। ये 3 हिफाजती दायरे, इमरजेंसी फंड, हेल्थ कवर और लाइफ कवर बनाने के बाद आप असल में क्या हासिल करते हैं? सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं, आप डर से आज़ादी हासिल करते हैं। आप बेफिक्री से फैसले लेने की सलाहियत हासिल करते हैं। आप अपने पैशन को फॉलो करने का रिस्क ले सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार सकते हैं इस फिक्र के बगैर कि कल क्या होगा। ये बुनियाद है जिस पर फिर आप अपनी मर्जी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो सोचिए, जब ये बुनियाद मजबूत हो जाए तो इस पर आप अपनी जिंदगी की कौन सी बुलंद इमारत तामीर करना चाहेंगे? कौन सा ख्वाब है जिसे आप अब बिना डरे देख सकते हैं? इसी सफर को आगे ले जाते हुए अब हम अगले इंसाइट को एक्सप्लोर करते हैं। वो एहसास जो अक्सर हमें जकड़े रहता है। हर महीने सैलरी आती है खर्चों की लंबे लिस्ट के साथ, बिल्स, फीस, जिम्मेदारियां, और महीने के आखिर में हाथ खाली। एक साइलेंट प्रेशर रहता है कि कुछ करना है, कुछ जोड़ना है, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। ऐसा लगता है कि दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम वहीं खड़े हैं। ये सिर्फ पैसों की कमी का एहसास नहीं, ये एक माइंडसेट है, एक रुकावट जो हमने खुद अपने सामने खड़ी कर दी है। और ये ऐसी रुकावट है जिसकी 4 दीवारें हम खुद ही तामीर करते हैं। पहली और सबसे आम दीवार है ये सोच, इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं ही कहाँ। हाँ, ये तो सबकी कहानी है। बिल्कुल। करियर के शुरुआती साल, छोटी तनख्वाह और बढ़ती हुई जिम्मेदारियां, शादी, बच्चे, घर सेट करना, और कभी-कभी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को सपोर्ट करना। एग्जैक्टली। इन सब के बीच ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट तो मतलब अमीर लोगों की चीज है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी बात समझने की जरूरत है। ये बड़ी रकम का इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़ी रकम का इंतजार करें। ये छोटी शुरुआत करने के बारे में है। जैसे एक पर्सनल कहानी में जिक्र है कि किस तरह मुश्किल वक्त में भी पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हर साल थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन की कमिटमेंट पूरी की गई। क्योंकि जब कोई चीज आपके लिए वाकई जरूरी हो जाती है ना, तो आप उसके लिए रास्ता निकाल ही लेते हैं। सही बात है। और जब हम इस पहली दीवार को फलांगने की सोचते हैं तो दूसरी दीवार सामने आ जाती है। क्या पता कब इमरजेंसी आ जाए। ये डर के सारा पैसा कहीं लॉक ना हो जाए। हाँ। ये डर सिर्फ पैसे लॉक होने का नहीं, बल्कि कंट्रोल खोने का भी है। पैसा हाथ में हो तो एक कंट्रोल का एहसास रहता है, भले ही वो पैसा महंगाई से हर रोज कम हो रहा हो। बिल्कुल। और इस डर का जवाब है एक फाइनेंशियल सीट बेल्ट। फाइनेंशियल सीट बेल्ट? हाँ, जैसे गाड़ी में हम सीट बेल्ट पहनते हैं, ये जानते हुए नहीं कि एक्सीडेंट कब होगा, लेकिन इस यकीन के साथ कि ये हमें नुकसान से बचाएगा। इमरजेंसी फंड और जरूरी इंश्योरेंस पॉलिसीज आपका वो फाइनेंशियल सीट बेल्ट है।
अच्छा। जब ये मौजूद हो तो आपका बाकी पैसा डर से आज़ाद हो जाता है और आप उसे लंबे अरसे के लिए ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका दिमाग पुरसुकून हो जाता है। और इस सुकून के बाद भी तीसरा डर शायद सबसे ज्यादा आम है, गलती करने का डर। अगर गलत जगह पैसे लगा दिए तो। हम अक्सर पार्टीज में लोगों को सुनते हैं अपने एक स्टॉक की जीत के किस्से सुनाते हुए, भाई साहब आई मेड अ किलिंग। हाँ हाँ। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उनके पूरे पोर्टफोलियो का, यानी उनके सारे इन्वेस्टमेंट्स के मजमूए का क्या हाल है। सही। इस डर की वजह से हम कुछ नया करने से घबराते हैं और साथ ही चौथी दीवार भी खड़ी कर लेते हैं, ये कह के कि मुझे इन चीजों की समझ नहीं। और ये कहना कि आई एम अ मनी डामी दरअसल एक डिफेंस मैकेनिज्म है। खुद को यकीन दिलाने का तरीका कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए कुछ ना करना ही ठीक है। जबकि सच ये है कि इसकी बुनियादी बातें समझना एक वन टाइम एफर्ट है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री चाहती है कि आपको ये मुश्किल लगे ताकि आप उन पर डिपेंड करें, लेकिन ये सिर्फ कॉमन सेंस की बात है। यहाँ एक सिंपल सा उसूल याद रखना जरूरी है। कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए, भले ही शुरुआत में कम रिटर्न मिले। राइट। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमेशा मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ ना इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपका पैसा जहां खड़ा है वही महंगाई उसकी कीमत कम कर रही है। तो जब हम डर की इन चार दीवारों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में दो पुराने जाने पहचाने साइन बोर्ड्स नजर आते हैं, सोना और जमीन। चलिए देखते हैं कि ये रास्ते हमें मंजिल तक ले जाते हैं या गुमराह करते हैं। हम इनकी कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं, नानी दादी की बातें कि कैसे उनका छोटा सा प्लॉट या कुछ तोला सोना आज करोड़ों का हो गया है। इन चीजों से हमारा एक इमोशनल रिश्ता है। इस इमोशनल रिश्ते को अकल की कसौटी पर परखना बहुत जरूरी है। पहले बात करते हैं सोने की। ओके, हम इसे इन्फ्लेशन के खिलाफ एक हिफाजत समझते हैं, लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल बायस काम करता है। इसे इल्यूजन ऑफ टच कहते हैं। इल्यूजन ऑफ टच? हाँ, क्योंकि हम सोने को हाथ में पकड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हमें लगता है कि ये महफूज है। हम इस चक्कर में उसकी इनविजिबल वैल्यू इरोजन को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम सोने को ज्वेलरी की शक्ल में इन्वेस्ट करते हैं तो हम शुरुआत में ही 20 से 30% तक मेकिंग चार्जेस में गवा देते हैं। ओह वाओ। ज्वेलरी पहनने के लिए, गिफ्ट देने के लिए अजीम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये एक घाटे का सौदा है। तो इसका बेहतर तरीका क्या है अगर कोई सोने में इन्वेस्ट करना चाहे तो? उसके लिए बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स। ओके। ये डिजिटल सोना खरीदने जैसा है, ना चोरी का डर, ना लॉकर का खर्चा, ना मेकिंग चार्जेस का नुकसान। और उल्टा आपको मार्केट वैल्यू के साथ साथ सालाना 2.5% सूद भी मिलता है। एक अक्लमंदी का फैसला ये है कि अपने पोर्टफोलियो यानी अपने कुल इन्वेस्टमेंट्स का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा सोने में रखें, और वो भी ऐसी शक्ल में जहां उसकी वैल्यू कम ना हो। और सोने के बाद हमारा सबसे बड़ा ऑब्सेशन है रियल एस्टेट। यहाँ भी वही कहानी है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जमीन में पैसा कभी डूबता नहीं। ये एक मिथ है जिसे चैलेंज करने की शदीद जरूरत है, खासकर आज के दौर में। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव की मिसाल लेते हैं, जिसके पास अपना घर था, वो सुकून से रह रहा था, लेकिन हर पार्टी में, हर गैदरिंग में दोस्त अपने नए फ्लैट्स की बातें करते थे। पीयर प्रेशर। बिल्कुल। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट इतना बढ़ गया कि सोशल प्रेशर में आकर उन्होंने बिना सोचे समझे गुड़गांव में एक फ्लैट के लिए भारी लोन उठा लिया। अब हर महीने ईएमआई जाती है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस अलग, और फ्लैट की कीमत वहीं की वहीं खड़ी है। ओह। नतीजा, कुछ सालों बाद जब लोन का सूद, मेंटेनेंस और दूसरे खर्चे जोड़े गए तो वो असल में नुकसान में थे। लेकिन हम सब ने अपने रिश्तेदारों में ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां एक छोटे से प्लॉट ने उन्हें करोड़पति बना दिया। क्या वो सब सिर्फ किस्मत थी? इस आर्ग्यूमेंट को लोग आसानी से नहीं मानते। ये बहुत अहम नुक्ता है। इसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। सर्वाइवरशिप बायस। हम उन 10 लोगों की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने पैसा बनाया, लेकिन उन 100 लोगों की कहानियां नहीं सुनते जिनका पैसा फंस गया। दूसरी बात, वो दौर अलग था जब जमीनें सस्ती थीं और इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी। आज रियल एस्टेट एक इलिक्विड एसेट है। मतलब फॉरेन बेचकर कैश नहीं ले सकते? हाँ, इसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बहुत ज्यादा हैं, और सबसे बड़ी बात, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो पैसा एक दूसरे फ्लैट में फंसा हुआ है वो मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ में हिस्सा ले सकता था और कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ सकता था। इसलिए
एक घर सर पे छत के लिए जरूरी है, लेकिन इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना अक्सर एक जज्बाती और घाटे का फैसला साबित होता है। ये तो बहुत आंखें खोल देने वाली बात है। हम जिन्हें अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के दो मजबूत सुतून समझते थे, उनकी फाउंडेशन ही ऐसी नहीं है। सही। तो फिर मजबूत जमीन कहाँ है? असल ग्रोथ मिलेगी कहाँ से? यहाँ इक्विटी का जिक्र आता है। और अक्सर लोगों के जहन में आते हैं स्टॉक मार्केट के स्कैम्स, डर और ये एक किस्म का खेल है। इक्विटी को समझना उसे जुआ समझने से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा। इक्विटी इंस्टेंट नूडल्स नहीं, बल्कि एक स्लो कुक रेसिपी है। ये किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक बिजनेस में हिस्सेदारी है। इसे आसान लफ्जों में समझते हैं। फर्ज करें आपकी दोस्त शहर की बेहतरीन बिरयानी बनाती है। वो बिजनेस बढ़ाना चाहती है। ठीक है। आप और कुछ दोस्त मिलकर उसे पैसे देते हैं। अब आप उस बिरयानी बिजनेस के मुनाफे में शरीक हैं। ओके। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, आपके हिस्से की कीमत भी बढ़ेगी। शेयर्स मार्केट में शेयर्स खरीदना भी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। आप देश की बड़ी बड़ी मुनाफा कमाने वाली कंपनीज में एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। आप उनकी तरक्की का हिस्सा बन रहे होते हैं। ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस उतार चढ़ाव का क्या जो हम टीवी पर देखते हैं, सेंसेक्स ऊपर सेंसेक्स नीचे, ये बहुत परेशान करता है और लगता है कि सारा पैसा एक दिन में डूब जाएगा। सेंसेक्स को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक बैरोमीटर है, मौसम का हाल बताने जैसा। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 सबसे बड़ी कंपनियों की औसत परफॉर्मेंस दिखाता है। शॉर्ट टर्म में इसके मूड से एक आम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। असल बात इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड में है, इसके लंबारसी के मौसम में। राइट। और वो ट्रेंड बहुत पावरफुल है। अगर 1980 में किसी ने 1 लाख रुपए एफडी, गोल्ड, पीपीएफ और सेंसेक्स में इन्वेस्ट किए होते, तो आज 40 साल बाद एफडी में उनकी रकम 19 लाख होती, गोल्ड में 16 लाख, पीपीएफ में 32 लाख, लेकिन सेंसेक्स में 2.3 करोड़ होती। एक मिनट, 2.3 करोड़ 1 लाख का? ये नंबर तो यकीन करना मुश्किल है। इसका मतलब है कि हम एफडी में सेफ रहकर असल में कितना पोटेंशियल ग्रोथ खो रहे हैं। ये काम कैसे करता है? ये कंपाउंडिंग की ताकत है। जैसे एक छोटा सा स्नोबॉल पहाड़ी से नीचे आते हुए बड़ा होता जाता है। ओके। आपका मुनाफा मजीद मुनाफा कमाता है, और वो मुनाफा फिर और मुनाफा। एक बढ़ती हुई आर्मी में अच्छी कंपनीज ग्रो करती हैं और उनके शेयर्स की कीमत वक्त के साथ बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं कि इट इज नॉट मार्केट टाइमिंग, बट टाइम इन द मार्केट दैट मैटर्स। टाइम इन द मार्केट। हाँ, आपको मार्केट में वक्त गुजारना है, उसे टाइम करने की कोशिश नहीं करनी। इक्विटी मार्केट में आपको कम से कम 7 से 10 साल का नजरिया रखना पड़ता है, ताकि शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव बेमानी हो जाएं। ये पैसा वो होना चाहिए जिसकी आपको अगले कुछ सालों में जरूरत ना हो। ठीक है, अ लॉन्ग टर्म गेम। लेकिन एक आम इंसान जिसके पास रिसर्च का वक्त नहीं, वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट कैसे करें? ये तो अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और इसका सबसे बेहतरीन और महफूज तरीका आम इंसान के लिए म्यूचुअल फंड्स के जरिए है। म्यूचुअल फंड्स, सोच लीजिए, ये एक इन्वेस्टमेंट बास्केट है जिसे एक प्रोफेशनल मैनेजर संभालता है। आप थोड़े से पैसों में दर्जनों कंपनियों में हिस्सेदार बन जाते हैं, जिससे आपका रिस्क फैल जाता है, यानी डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। अच्छा। अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म ना भी करे, तो दूसरी कंपनीज उसे बैलेंस कर लेती हैं। और इसमें भी इंडेक्स फंड्स का बहुत जिक्र होता है, वो क्या है? इंडेक्स फंड इसकी सबसे सादी और बेहतरीन किस्म है। वो किसी मैनेजर की अक्लमंदी पर डिपेंड नहीं करता। ओह। वो सीधा सीधा सेंसेक्स या निफ्टी की टॉप 30 या 50 कंपनीज को कॉपी करता है। आप पूरी मार्केट की एवरेज ग्रोथ हासिल कर लेते हैं, बगैर किसी एक कंपनी पर दांव लगाएं। राइट। क्योंकि इसमें रिसर्च और मैनेजमेंट कम होती है, इसके खर्चे भी बहुत कम होते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न को बढ़ा देते हैं। तो इस सफर को शुरू करने का सबसे प्रैक्टिकल पहला कदम क्या हो सकता है? सबसे बेहतरीन तरीका है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP। हर महीने एक छोटी सी फिक्स्ड रकम, जैसे 500 या 1000 रुपए, आपके बैंक अकाउंट से खुद ब खुद इन्वेस्ट हो जाती है। इससे आप में डिसिप्लिन आता है और मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा भी मिलता है, जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। अच्छा, वो कैसे? जब मार्केट नीचे होती है, आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स खरीदे जाते हैं, और जब मार्केट ऊपर होती है तो कम।
ये आपको मार्केट टाइम करने की सबसे बड़ी गलती से बचाता है। ये एक आदत बनाने जैसा है, जैसे हम रोज ब्रश करते हैं बिना सोचे। तो ये सफ़र डर और गैर यकीनी से शुरू होकर पुरानी आदतों पर सवाल उठाने से गुजरता हुआ ग्रोथ के एक नए वाज़े रास्ते तक पहुंचता है। ये समझ में आता है कि असल कंट्रोल इंतज़ार करने में नहीं, बल्कि छोटी शुरुआत करने की आदत डालने में है। हम अक्सर अपने पैसों को महफूज रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें बंद करके, जैसे बैंक डिपॉजिट्स या जमीन में। लेकिन क्या असल सिक्योरिटी उसे ग्रो करने में नहीं है, उसे मुल्क की तरक्की के सफर का हिस्सा बनाने में? शायद सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना ही। इसी सफर को आगे ले जाते हुए अब हम अगले इनसाइट को एक्सप्लोर करते हैं। एक ऐसी कश्मकश जो जहन के किसी कोने में हमेशा चलती रहती है। हाँ, ये वही कश्मकश है कि जो पैसा इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, उसका करना क्या है। बिल्कुल। सैलरी आती है, जिम्मेदारियां पूरी होती हैं और फिर एक रकम बचती है, छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसके साथ एक फिक्र जुड़ जाती है। हाँ, कि अब इसका क्या करें। बैंक अकाउंट में छोड़ दें तो महंगाई धीरे धीरे उसकी कदर कम कर देती है, जैसे वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा हो। और जैसे इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, एक शोर सा बरपा हो जाता है। कोई दोस्त स्टॉक मार्केट का मशवरा देगा, जिसका नाम सुनते ही जहन में हजारों ग्राफ्स घूमने लगते हैं। सही। घर वालों का प्रेशर होता है कि प्रॉपर्टी ले लो या फिक्स डिपॉजिट में रखो, जहां सुकून तो है लेकिन ग्रोथ नहीं। वही तो। ऐसा लगता है जैसे एक अनजान शहर में गाड़ी चलानी है, ना रास्तों का पता है, ना मंजिल का ठीक से अंदाजा है। बिल्कुल। और उस गाड़ी में हम अकेले होते हैं। ये जो अकेले सब कुछ मैनेज करने का प्रेशर है, ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। हर फैसला एक बोझ लगता है। हाँ, एक गलत मोड़ का डर सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। यहाँ एक बहुत बुनियादी माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। अच्छा। जरूरी नहीं कि हर सफर अकेले ही तय किया जाए। कभी कभी बेहतर होता है कि हम जिम्मेदारी किसी माहिर को दे दें, जैसे ट्रेन या फ्लाइट में सफर करना। राइट। हम अपनी मंजिल बताते हैं और फिर पायलट या ड्राइवर हमें हिफाजत से वहां पहुंचा देता है। म्यूचुअल फंड्स का जो बुनियादी तस्वुर है ना, वो बिल्कुल यही है। मतलब ये इख्तियार या कंट्रोल खोने की बात नहीं, बल्कि बेफिजूल के स्ट्रेस से निकलकर असल क्लैरिटी हासिल करने की बात है। एग्जैक्टली। आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे लाखों लोग अपनी बचत को एक जगह जमा करते हैं और उस बड़े सरमाए को एक प्रोफेशनल टीम मैनेज करती है, जिनका रोज का काम ही यही है। हाँ। ये मैं क्या करूं के सवाल से निकलकर मेरा मकसद क्या है की तरफ सफर है। जब इतने लोगों के सरमाए को एक जगह जमा करने की बात आती है, तो सबसे पहला सवाल एतमाद या ट्रस्ट का उठता है। बिल्कुल। हम सब ने अपने इर्द गिर्द ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां कोई अचानक सबका पैसा लेकर भाग गया। खास तौर पर पुरानी नस्लों ने UTI स्कैम जैसे वाकयात देखे हैं। हाँ, और वो खौफ सिर्फ उनका नहीं, वो हम तक भी पहुंचता है। तो फिर इस डर के साथ कोई आगे कैसे बढ़े? ये यकीन कैसे हो कि यहां भी वैसा नहीं होगा? सेबी के कावानीन की बात तो होती है, लेकिन वो कावानीन आखिर हैं क्या? सिर्फ कहने की बात है या उनकी कोई ठोस बुनियाद भी है? ये बहुत अहम नुक्ता है। देखें, यहाँ ना दो मुख्तलिफ किस्म के रिस्क्स को अलग करना बहुत जरूरी है। ठीक है। एक है धोखे का रिस्क, यानी फ्रॉड रिस्क, और दूसरा है मार्केट का रिस्क, यानी वॉलेटिलिटी। राइट। म्यूचुअल फंड्स इंडिया में सेबी के एक बहुत सख्त 3 टियर स्ट्रक्चर के तहत काम करते हैं। पहला है स्पॉन्सर, जो फंड शुरू करता है, जैसे HDFC या ICICI। ओके। फिर आती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी या AMC, जिसके फंड मैनेजर्स आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सबसे अहम, इन दोनों के बीच में ट्रस्टी कंपनी होती है। ट्रस्टी, इसका आखिर काम क्या है? ट्रस्टी का वाहिद काम सरमायाकारों यानी इन्वेस्टर्स के हुकूक की हिफाजत करना है। अच्छा। आपका पैसा AMC के बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि एक अलग ट्रस्ट के पास महफूज होता है। AMC सिर्फ उस पैसे को मैनेज कर सकती है, उससे लेकर भाग नहीं सकती। तो ये एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। बिल्कुल, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक बेहतरीन सिस्टम है। अगर AMC कोई भी गलत काम करे तो ट्रस्टी उसे रोक सकता है और सेबी को रिपोर्ट कर सकता है। इस बात की आप कह सकते हैं पूरी लीगल हिफाजत है। ठीक है, तो धोखे का रिस्क ना होने के बराबर है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि पैसा डूब गया। हाँ,
हमने हाल ही में देखा कि कुछ बड़े डेट फंड्स ने इन्वेस्टर्स का पैसा लॉक कर दिया था, जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के केस में हुआ। सही। तो फ्रॉड ना सही, लेकिन फंड मैनेजर की गलत स्ट्रैटेजी से तो पैसा फंस सकता है। उस रिस्क को कैसे समझा जाए? आपने बिल्कुल सही रग पर हाथ रखा है। वो मार्केट का रिस्क है। मार्केट ऊपर नीचे होती है और उसके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी। हाँ। डेट फंड्स में आम तौर पर रिस्क कम होता है, लेकिन उनमें भी क्रेडिट रिस्क हो सकता है। यानी जिनको फंड ने कर्ज दिया है वो शायद वापस ना कर पाए। अच्छा। फ्रैंकलिन के केस में उन्होंने ज्यादा रिटर्न्स के लिए बहुत रिस्की बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, और जब मार्केट में डर पैदा हुआ तो उन बॉन्ड्स को बेचना नामुमकिन हो गया। राइट। तो आपका पैसा मार्केट के उतार चढ़ाव और फंड मैनेजर के फैसलों से महफूज नहीं है, लेकिन धोखे से महफूज है। ओके। ये समझना हमें, क्या मेरा पैसा 100% सेफ है, कि सवाल से निकालकर इस तरफ ले जाता है कि मैं अपने मकसद के लिए कितना रिस्क लेने को तैयार हूं और उस रिस्क को मैनेज कैसे करूं। हर मकसद के लिए सही रास्ता। और यही अगली उलझन है। हर मकसद अलग है। बच्चों की तालीम एक 15 साल का प्लान है, गाड़ी के लिए डाउन पेमेंट शायद 2 साल दूर हो, और एक इमरजेंसी फंड की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है। सही बात। लेकिन हम अक्सर सारी इन्वेस्टमेंट्स को एक ही नजर से देखते हैं। हाँ, सबको एफडी या प्रॉपर्टी की तरह सोचते हैं। वही, बिल्कुल। और आप एक से किस्म की गाड़ी हर सफर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पहाड़ पर जाने के लिए अलग गाड़ी चाहिए और शहर में चलाने के लिए अलग। इन्वेस्टमेंट्स का भी यही उसूल है। म्यूचुअल फंड्स इस मामले में एक मुकम्मल थाली की तरह हैं, जिसमें हर चीज का अपना एक मकसद और जायका है। तो इस थाली में क्या क्या है? सबसे पहले आती है बुनियाद, रोटी और चावल। ये है डेट फंड्स। ओके, बुनियाद। इनका मकसद आपके सरमाए को महफूज रखना और थोड़ा बहुत बढ़ाना है। कम रिस्क, स्टेबल रिटर्न्स। ये उन जरूरियात के लिए हैं जो जल्द आने वाली हैं, यानी शॉर्ट टर्म गोल्स। जैसे मसलन अगर आपको 6 महीने में किसी चीज के लिए पैसा चाहिए, या आप अपना इमरजेंसी फंड बना रहे हैं, इसके लिए लिक्विड फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स बेहतरीन रहते हैं। अच्छा। ये ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी बहुत कम होती है, जैसे ट्रेजरी बिल्स। ये आपको सुकून और कंट्रोल का एहसास देते हैं। और इस थाली में असल ताकत यानी ग्रोथ कहाँ से आती है? वो आती है इक्विटी फंड से। ये आपकी थाली का प्रोटीन है, दाल, गोश्त। सही। ये आपको असल ताकत देते हैं, महंगाई को मात देने की ताकत। ये उन ख्वाबों के लिए हैं जो दूर के हैं, आपका रिटायरमेंट, बच्चों का मुस्तकबिल। लॉन्ग टर्म। हाँ, इनमें रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि ये कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव तो होता ही है, लेकिन लंबे अरसे में असल दौलत यहीं बनती है। राइट। इसमें सफर सीधा नहीं होता, बिल्कुल योगा की तरह। शुरू में बैलेंस करना मुश्किल लगता है, लेकिन वक्त के साथ या आपके पोर्टफोलियो को लचक और मजबूती देता है। लेकिन बहुत से लोग इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं होते हैं। हाँ। ना तो वो पूरा इक्विटी का रिस्क लेना चाहते हैं, हाँ। ना ही सिर्फ डेट के मामूली रिटर्न्स पर गुजारा करना चाहते हैं। क्या उनके लिए भी इस थाली में कुछ है? जरूर। इन दोनों के बीच एक पुल है, हाइब्रिड फंड्स। ये आपकी थाली की सब्जी है, थोड़ा प्रोटीन, थोड़े कार्ब्स। इंटरेस्टिंग। ये रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करते हैं। इनमें इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर होता है। एक फंड मैनेजर फैसला करता है कि मार्केट के हालात के मुताबिक कब इक्विटी में ज्यादा पैसा लगाना है और कब डेट में। तो ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो इक्विटी की ग्रोथ तो चाहते हैं, लेकिन उसके पूरे उतार चढ़ाव से थोड़ा डरते हैं। बिल्कुल। और इस थाली में एक और नए किस्म का खाना भी अब बहुत मकबूल हो रहा है, इंडेक्स फंड्स। ये क्या चीज है? ये एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम जिन फंड्स की बात कर रहे थे उन्हें एक्टिवली मैनेज्ड कहते हैं। मतलब फंड मैनेजर एक्टिवली चूज कर रहा है? हाँ, यानी एक फंड मैनेजर और उसकी टीम रिसर्च करके फैसला करती है कि कौन से शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदने हैं। इंडेक्स फंड्स पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। पैसिव? ये किसी फंड मैनेजर की अक्लमंदी पर नहीं, बल्कि पूरी मार्केट की परफॉर्मेंस पर चलते हैं। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, वो बस निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में उनके ही रेशियो से इन्वेस्ट कर देगा, ना कम ना ज्यादा। तो इसका फायदा क्या है? फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज ना होने से नुकसान नहीं होता? इसके 2 बड़े फायदे हैं। एक, क्योंकि इसमें रिसर्च टीम का खर्चा नहीं होता, इसकी फीस यानी एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होती है। अच्छा, सस्ता है। हाँ,
और लंबे अरसे में ये छोटा सा फीस का फर्क आपके रिटर्न्स पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। दूसरा, ये आपको सही फंड मैनेजर चुनने की उलझन से बचा लेता है। सही। रिसर्च बताती है कि लंबे अरसे में बहुत से एक्टिव फंड मैनेजर्स भी मार्केट इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। तो ये एक सादा, कम खर्च और मौसर तरीका है मार्केट की ग्रोथ में हिस्सा लेने का। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फंड की कुल वैल्यू छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है, जिन्हें यूनिट्स कहते हैं, बिल्कुल एक कंपनी के शेयर्स की तरह। बिल्कुल। हर यूनिट की एक कीमत होती है, यानी NAV। जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हम उस कीमत पर यूनिट्स खरीदते हैं। बिल्कुल सही। और जब मार्केट ऊपर जाती है तो NAV बढ़ती है और आपके यूनिट्स की कीमत भी। तो ये थाली का कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें हर गोल के लिए अलग चीज़ मौजूद है। लेकिन अक्सर लोगों का मसला ये होता है कि वो शुरू ही नहीं कर पाते। हाँ। ये जब पैसा आएगा तब करूंगा वाली सोच उन्हें कभी शुरू ही करने नहीं देती। और यही सबसे बड़ी गलत फहमी है। असल ताकत बड़ी रकम में नहीं, मुस्तकिल आदत में है। यहाँ SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का किरदार सामने आता है। राइट। ये सरमायाकारी को एक बड़ी डरावनी छलांग से बदलकर रोजमर्रा के आसान कदमों में तब्दील कर देता है। SIP को अक्सर मार्केट टाइमिंग के मसले का आसान हल बताया जाता है कि सही वक्त का इंतजार मत करो, बस इन्वेस्ट करते रहो। लेकिन इसका असल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? ये हमारे बिहेवियर को कैसे बदलता है? इसे बिल्कुल एक रेकरिंग डिपॉजिट की तरह समझें। आप हर महीने एक छोटी से अपनी मैनेजेबल रकम अपने पसंदीदा फंड में डालते रहते हैं। ठीक। इसका पहला साइकोलॉजिकल फायदा तो डिसिप्लिन है। जैसे हम बिजली का बिल या घर का किराया देते हैं, ये भी एक माली आदत बन जाती है। एक रूटीन। हाँ। दूसरा और सबसे अहम, ये आपके इमोशंस को इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से निकाल देता है। इमोशंस को निकाल देता है? ये कैसे? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन सरमायाकारी में उसके अपने जज्बात हैं, लालच और डर। जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रही होती है, हम लालच में आकर सब पैसा लगा देते हैं। जब मार्केट गिरती है, हम डर के मारे सब कुछ बेच के निकल जाते हैं। बिल्कुल। SIP इस साइकिल को तोड़ देता है, क्योंकि आप हर महीने एक फिक्स रकम लगा रहे हैं। जब मार्केट नीचे होती है तो आपको ऑटोमेटिकली ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। सही। और जब मार्केट ऊपर होती है तो कम। इससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। लेकिन इसका असल जादू ये है कि ये आपको मार्केट के शोर से बचाता है। लेकिन क्या इसका एक नुकसान ये नहीं कि इन्वेस्टर पैसिव हो जाता है और अपने पोर्टफोलियो को वक्त पर रिव्यू करना भूल जाता है? या गलत फंड में SIP चलती रहती है और उसे सालों बाद पता चलता है? ये एक वैलिड कंसर्न है। SIP एक सेट इट एंड फॉरगेट इट टूल नहीं है। राइट। ये एक सेट इट एंड रिव्यू इट टूल है। साल में कम से कम एक बार अपने फंड्स की परफॉर्मेंस को जरूर देखना चाहिए। ठीक है। क्या वो अपने बेंचमार्क के मुकाबले में ठीक परफॉर्म कर रहा है? क्या फंड मैनेजर बदल गया है? SIP आदत बनाता है लेकिन आगाही को खत्म नहीं करता। तो अब हमने थाली भी समझ ली और उस थाली को मुसलसल खाने का तरीका यानी SIP भी। इस सब के बाद अचानक से माली फैसले कम डरावने लगते हैं। हाँ। ऐसा लगता है कि अब हमारे पास एक निज़ाम है, एक फ्रेमवर्क है सोचने का। हाँ। और जब एक निज़ाम होता है तो फैसले जज्बात पर नहीं, लॉजिक पर मबनी होते हैं। सही। 2008 के क्रैश में जिसने घबराकर अपनी SIPs बंद कर दी, उसने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। लेकिन जिसने हिम्मत करके अपनी SIPs जारी रखी, उसने मार्केट के सबसे सस्ते दौर में सबसे ज्यादा यूनिट्स खरीदे और फिर बहुत तेजी से रिकवर किया होगा, जबरदस्त मुनाफा कमाया। ये वक्त गुजारने की और आदत की ताकत है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा हमें कंट्रोल करता है, हमारी डिसीजंस, हमारा स्ट्रेस, हमारी नींद, सब उसके गिर्द घूमती है। लेकिन जब हम अपने हर गोल के लिए एक ऐसी जगह बना लेते हैं, एक प्लान, एक आदत, तो अचानक से ये रिश्ता बदल जाता है। सही कहा। पैसा हमें चलाने के बजाय हम उसे कंडक्ट करने लगते हैं। हर SIP एक छोटा सा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है अपने मुस्तकबिल में। बिल्कुल। वो स्ट्रेस जो हर महीने के आखिर में होता था कि इस बचे हुए पैसे का क्या करूं, वो एक सुकून में बदल जाता है कि ये पैसा अपने काम पर लगा हुआ है। तो असल सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अपने माली बॉक्स में क्या रखना है,
इक्विटी, डेट या हाइब्रिड, बल्कि ये है कि आप उस बॉक्स से अपने लिए, अपने खानदान के लिए आखिर कैसी जिंदगी बनाना चाहते हैं। और क्या आप उस सफर को अकेले तय करना चाहते हैं या एक माहिर निजाम के साथ? डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए अब आखिर के पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि रिटायरमेंट तो बहुत दूर है, हाँ, बहुत दूर। अभी करियर का प्रेशर है, घर के खर्चे हैं, बच्चों की फीस है। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच 60 साल की उम्र का सोचना मुश्किल लगता है। बिल्कुल। लगता है जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिस पे चढ़ना अभी शुरू भी नहीं किया, और ये ख्याल कि शायद हम काम करते करते ही ये दुनिया छोड़ देंगे एक अजीब सा सुकून भी देता है कि प्लानिंग की ज़रूरत ही क्या है। ये एक बहुत ही रिलेटेबल फीलिंग है, लेकिन इस सुकून के पीछे देखें 2 बड़े रिस्क्स छुपे हैं। अच्छा। पहला, हमारी हेल्थ। जवानी में हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि वक्त जिस्म को कितना थका देता है। हम सोचते हैं हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ना, बैक पेन, कमज़ोर इम्यूनिटी, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़, ये सब काम करने की सलाहियत को आहिस्ता-आहिस्ता कम कर देते हैं। सही। और दूसरा, जो शायद इससे भी बड़ा रिस्क है, वो है रेलेवेंस। क्या ये गारंटी है कि 65 या 70 साल की उम्र में भी हमारे पास ऐसी स्किल्स होंगी जिनकी मार्केट में कीमत हो? टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है। एग्जैक्टली। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट इतना ज़रूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम, ये लफ्ज़ सुनकर जहन में अक्सर समंदर किनारे आराम करने की तस्वीर आती है कि बस काम खत्म, अब सिर्फ चिल करना है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसका मतलब ये नहीं कि काम छोड़कर बैठ जाएं, बल्कि इसका असली मतलब है आज़ादी, कंट्रोल। कंट्रोल। ये आज़ादी है अपनी मर्जी का काम चुनने की, जब दिल चाहे तब करने की, और अगर कोई प्रोजेक्ट या जॉब आपकी मेंटल हेल्थ के लिए टॉक्सिक हो जाए, तो उसे छोड़ने की हिम्मत रखने की। मतलब आप काम पैसे की मजबूरी के लिए नहीं, बल्कि पैशन और पर्पस के लिए कर रहे हैं। उस पर जीने का कंट्रोल है। सही। मुझे याद है एक लड़का था 28 साल का जो हमेशा कहता था कि उसे बस 1 करोड़ चाहिए और फिर वो चिल करेगा। उसने बहुत मेहनत की, टारगेट अचीव भी कर लिया और फिर उसने काम छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ? पहला महीना बहुत अच्छा गुजरा, पार्टीज, वेकेशंस। दूसरे महीने में थोड़ी बोर्डम होने लगी। तीसरे महीने तक वो बोर हो चुका था। उसे समझ आया कि जिंदगी सिर्फ चिल करने का नाम नहीं। असल चीज है पर्पस। वो प्रोजेक्ट्स चुनता है जो उसे पसंद है, पैसे का प्रेशर नहीं है। वो अब काम इसलिए करता है क्योंकि काम उसे मीनिंग देता है। तो सवाल ये है कि ये आज़ादी, ये कंट्रोल हासिल कैसे किया जाए? कितना पैसा काफ़ी है? इसका एक बहुत ही आसान रूल ऑफ थंब है, जिसे सेव योर एज कहते हैं। सेव योर एज? हाँ, मतलब अगर आप 25 साल के हैं, तो अपनी पोस्ट टैक्स इनकम का 25% बचाएं। अगर 30 के हैं तो 30%, और अगर 40 के हैं और अभी तक समझें कुछ नहीं बचाया, तो 40% सेव करना होगा। 1 मिनट, ये सुनने में तो आसान है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? एक 25 साल का नौजवान जिसकी अभी सैलरी शुरू हुई है, उस पर स्टूडेंट लोन हो सकता है, घर में सपोर्ट करना होता है, उसके लिए 25% बचाना शायद ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, और 40 साल के एग्जीक्यूटिव के लिए 40% बचाने से ज्यादा मुश्किल हो। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। देखें, ये एक आइडियल सिनेरियो है, एक नॉर्थ स्टार। इसका मकसद डराना नहीं, बल्कि अर्जेंसी पैदा करना है। इसके पीछे जो लॉजिक है, वो कंपाउंडिंग का जादू है। अच्छा। एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई 25 साल की उम्र में 25% बचाना शुरू करे, तो रिटायरमेंट तक उनका टोटल कंट्रीब्यूशन उस शख्स से 40% कम होगा जो 35 की उम्र में शुरू करता है, लेकिन उनका फाइनल कॉर्पस वो ऑलमोस्ट डबल होगा। वाओ। ये वक्त की ताकत है। अगर 25% मुमकिन नहीं, तो 15% से शुरू करें, लेकिन शुरू जरूर करें। कंसिस्टेंसी यहाँ की है। ठीक है, तो सेव योर एज हमें इनकम के हिसाब से एक टारगेट देता है, लेकिन इनकम तो बदलती रहती है। क्या कोई और तरीका है इसे देखने का? बिल्कुल। एक और इनफैक्ट बेहतर तरीका है अपने खर्चों यानी एक्सपेंसेस के हिसाब से सोचना। ओके। इसे कहते हैं मल्टीप्लाई योर स्पेंड। पहला कदम ये देखें कि आपका साल का खर्चा कितना है, हर चीज मिलाकर, रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज, एंटरटेनमेंट। फिर इसमें इन्फ्लेशन का जहर शामिल करें।
अगर आज आप 30 साल के हैं और साल का खर्चा 6 लाख है, तो 6% एवरेज इन्फ्लेशन के हिसाब से 60 की उम्र में आपको वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए सालाना 34 लाख चाहिए होंगे। 34 लाख सालाना। ये नंबर तो फौरन एंजाइटी देता है। देता है, लेकिन क्लैरिटी भी देता है। अब आपके पास एक कॉन्क्रीट टारगेट है। रूल यह है कि रिटायरमेंट के वक्त आपको अपने उस वक्त के सालाना खर्चे का 18 से 35 गुना पैसा चाहिए। 18 से 35 टाइम्स। इतना बड़ा रेंज क्यों? अच्छा सवाल है। 18 टाइम्स अगर आप आखिरी दिन तक सब कुछ इस्तेमाल कर लेंगे, और 35 टाइम्स अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद आपके बच्चों के लिए विरासत यानी लेगेसी भी बचे। यह आपको चॉइस देता है। राइट। और इस लंबे सफर के बीच में हमें कैसे पता चलेगा कि हम ट्रैक पर हैं या नहीं? कोई माइलस्टोन्स? हाँ, इसका भी एक अंदाजा है। सोर्सेज के मुताबिक 40 साल की उम्र तक आपके पास अपनी सालाना इनकम का 3 गुना यानी 3 टाइम्स रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए। 40 की उम्र तक 3 गुना? हाँ, 50 की उम्र तक 6 गुना और 60 की उम्र तक 8 गुना। ये नंबर सुनकर घबराहट हो सकती है, लेकिन याद रखें, इसमें आपका प्रोविडेंट फंड, गोल्ड, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स सब शामिल है। सब कुछ मिलाकर? सब कुछ। अक्सर हमारे पास सोच से ज्यादा होता है, बस बिखरा हुआ होता है। पहला कदम सबको एक जगह लिखकर कंसोलिडेट करना है। क्लैरिटी वहीं से आती है। ये बिल्कुल वही पुट ऑन योर ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट वाली बात है। हम बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, घर की ईएमआई, इन सब गोल्स में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी रिटायरमेंट भूल जाते हैं। सही। लेकिन अगर आप खुद फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होंगे तो आप उन पर ही बोझ बन जाएंगे। आपका रिटायरमेंट फंड आपका ऑक्सीजन मास्क है। पहले खुद पहने, फिर दूसरों की मदद करें। और यही सबसे अहम बात है। एक दफा प्लान बना लेना काफी नहीं है। जिंदगी स्टैटिक नहीं है। जॉब बदलती है, शहर बदलते हैं, इनकम बढ़ती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। इसलिए साल में कम से कम एक बार अपने फाइनेंशियल प्लान या मनी बॉक्स को रिव्यू करना जरूरी है। देखें क्या बदला है और उस हिसाब से एडजस्ट करें। और शायद हम भी बदलते हैं। जो रिस्क मैं 30 साल की उम्र में ले सकती थी, वो शायद 50 में नहीं लेना चाहूंगी। एग्जैक्टली। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती है। आप वेल्थ क्रिएशन से वेल्थ प्रिजर्वेशन की तरफ शिफ्ट होते हैं। इसका भी एक रूल ऑफ थंब है, 100 माइनस योर एज। यानी 30 साल की उम्र में आप अपने पोर्टफोलियो का 70% हाई रिस्क हाई रिटर्न एसेट्स जैसे इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 70 साल की उम्र में आपको सिर्फ 30% इक्विटी में रखना चाहिए। ये एक नेचुरल शिफ्ट है। कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन इस रिव्यू प्रोसेस में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? अक्सर लोग मार्केट के उतार चढ़ाव से डरकर जज्बाती फैसले करते हैं ना। मार्केट गिरने पर पैनिक में सब बेच देते हैं और चढ़ने पर फोमो में खरीदने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। और करना इसके बिल्कुल उलट चाहिए। लॉजिक को जज्बात पर हावी रखना है। इसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए जिसे रीबैलेंसिंग कहते हैं। रीबैलेंसिंग? हाँ, फर्ज करें आपने डिसाइड किया था कि 50% इक्विटी और 50% डेट में रखेंगे। मार्केट तेजी से चढ़ी और आपका रेशियो 60% इक्विटी और 40% डेट हो गया। अब जज्बात कहेंगे और पैसा लगाओ, मार्केट ऊपर जा रही है। जबकि लॉजिक कहता है कि आपका प्लान 50-50 का था। करेक्ट। तो लॉजिक कहता है कि 10% इक्विटी बेचकर उसे डेट में डाल दें ताकि आप वापस अपने 50-50 के टारगेट पर आ जाएं। इससे आप ऑटोमेटिकली हाई प्राइस पर सेल करते हैं। अच्छा। और जब मार्केट गिरती है और रेशो 40-60 हो जाता है, तब आप डेट से पैसा निकालकर इक्विटी खरीदते हैं, यानी लो प्राइस पर बाय करते हैं। ये डिसिप्लिन आपको मार्केट के पैनिक और ग्रीड दोनों से बचाता है। प्लान से जुड़े रहना है, जज्बात से नहीं। ये डिसिप्लिन आपके जिंदा रहते हुए आपके एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इन सोर्सेज में एक बहुत जरूरी सेक्शन उस चीज पर है जो हमारे बाद इन एसेट्स का क्या होगा। और वो गुफ्तगू सबसे मुश्किल है, वसीयत की। हाँ, ये वो कॉन्वर्सेशन है जिसे हम सबसे ज्यादा टालते हैं। हमने रिटायरमेंट की बात की, पैसा मैनेज करने की, लेकिन इस मनी बॉक्स का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक विल यानी वसीयत। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बात करते हुए भी अजीब लगता है। हम हर रोज देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, पर हमें पता नहीं क्यों लगता है कि हम अमर हैं। सही। विल ना बनाना शायद सबसे ज्यादा सेल्फिश कामों में से एक है। आप अपने पीछे अपने प्यारों के लिए एक इमोशनल और फाइनेंशियल मैस छोड़ जाते हैं। इसके बारे में बहुत से मिथ्स हैं।
सबसे पहला तो ये है कि मेरे पास इतना कुछ है ही नहीं कि विल बनवाऊं। ये बहुत आम है। लोगों को लगता है विल सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, लेकिन अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट भी है, थोड़ा सा सोना है या एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, तो आपको विल की जरूरत है। ओके। दूसरा मिथ है कि मेरे एसेट्स मेरी फैमिली को ही मिलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर विल नहीं है तो कानून यानी लॉ डिसाइड करेगा कि किसको क्या मिलेगा, और उसमें अक्सर कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक क्लास 1 एयर्स में माँ, बीवी और बच्चे सब बराबर के हकदार हैं। हो सकता है आप चाहते हो कि आपकी बीवी को ज्यादा हिस्सा मिले, लेकिन विल के बगैर ऐसा नहीं होगा। और तीसरा, सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मिथ, मेरे बच्चे लड़ाई नहीं करेंगे। शायद वो वाकई ना करें, लेकिन उनको जो पेपर वर्क, बैंकों के चक्कर और कचहरी के मसले झेलने पड़ते हैं, वो उनके लिए एक अजियत है। जब कोई इंसान गुजरता है तो फैमिली पहले ही गम में होती है। उस वक्त उनको फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेसी से लड़ना उनके दुख को बढ़ा देता है। विल बनाना उन पर मेहरबानी है, उनके लिए रास्ता आसान करना है। और सबसे बड़ा मिथ, जिसे मैंने बहुत से समझदार लोगों को भी कहते सुना है, मैंने हर चीज में नॉमिनेशन की हुई है, विल की क्या जरूरत है। ये सबसे खतरनाक गलतफहमी है। कानून की नज़र में नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी या केयरटेकर है, मालिक नहीं। अच्छा, वो मालिक नहीं है। नहीं, असल हक लीगल एयर्स का होता है। पैसा नॉमिनी को मिल जाता है, लेकिन लीगल एयर्स उस पर क्लेम कर सकते हैं और केस जीत जाएंगे। इसे इस तरह समझें, नॉमिनी वो सिक्योरिटी गार्ड है जिसे आप पार्सल देकर जाते हैं, लेकिन विल वो चिट्ठी है जो बताती है कि पार्सल आखिर में किसको मिलना है। वाह, क्या एग्जाम्पल है। विल इस चीज को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है कि आप क्या चाहते हैं। इसमें आपके बैंक अकाउंट से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड्स तक हर चीज की डिटेल्स होनी चाहिए। ये अपने पीछे वालों के लिए एक रोड मैप छोड़कर जाने जैसा है, ताकि वो अंधेरे में ना भटकें। हम इतनी मेहनत से प्लान बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, रीबैलेंस करते हैं, विल भी बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो इस पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। बिल्कुल। और इसका दुश्मन कोई बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है। पहली चीज है जरूरत से ज्यादा खर्च करना, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हमारी सैलरी बढ़ती है और हमारे खर्चे उससे भी तेजी से बढ़ जाते हैं। पेयर प्रेशर, नया फोन, बड़ी गाड़ी, आधी रात की ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप की तरफ ले जाता है। और क्रेडिट कार्ड का कर्ज सबसे बुरा कर्ज है। इसका इंटरेस्ट 24 से 36% तक जाता है। ये इफेक्टिवली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अगेंस्ट यू है। ओह वाओ। अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं तो 1 लाख का कर्ज 5 से 6 साल में 3 लाख बन सकता है। इसके मुकाबले में एक एवरेज म्यूचुअल फंड 12-15% रिटर्न देता है। ये हिसाब साथ बताता है कि क्रेडिट कार्ड डेट खत्म करना किसी भी इन्वेस्टमेंट से बेहतर रिटर्न है। ये एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है। बिल्कुल। और दूसरा दुश्मन, जो शायद ओवर स्पेंडिंग से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, वो है लालच, ग्रीड, रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश। हम अपने दोस्तों को देखते हैं कि उन्होंने किसी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया और वो डबल हो गया, और हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। ये फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत पावरफुल इमोशन है। इस चक्कर में लोग ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनकी उन्हें बिल्कुल समझ नहीं होती। बिटकॉइन, ईमो फार्मिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स, सबका पैटर्न एक ही होता है। एक ही होता है, बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा बहुत कम वक्त में। इसका एक गोल्डन रूल है, मैं ऐसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करता जिसकी मुझे समझ नहीं। सिंपल। और दूसरा, अगर कोई डील इतनी अच्छी लग रही है कि यकीन ना आए तो उस पर यकीन ना करें। तो इसका हल क्या है? बोरिंग रास्ता। हाँ, बोरिंग रास्ता। वेल्थ क्रिएशन देखें, एक स्लो कुकर की तरह है, माइक्रोवेव की तरह नहीं। छोटा कंसिस्टेंट एफर्ट हमेशा एक बड़े रिस्की बेट से बेहतर रिजल्ट्स देता है। सही। करना और उसे वक्त देना। तो हमने देखा कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये हमारे डर, हमारी उम्मीदों और हमारे रिश्तों से जुड़ा है। ये अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक तोहफा तैयार करने जैसा है। बिल्कुल। एक ऐसी आज़ादी जिसमें हम अपनी जिंदगी के फैसले मजबूरी से नहीं, मर्जी से ले सकें। ये सुकून है कि आपने अपने बाद आने वालों के लिए रास्ते में काटे नहीं, बल्कि एक साफ रोड मैप छोड़ा है। और शायद सबसे बड़ा आहा मोमेंट ये है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है।
हम अक्सर सोचते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस किस्मत या किसी सीक्रेट फॉर्मूला का नतीजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं है। छोटी छोटी हैबिट्स, कंसिस्टेंट सेविंग, क्रेडिट कार्ड को पूरा पे करना और साल में एक बार अपने प्लान को रिव्यू करना, ये सिंपल स्टेप्स वक्त के साथ कंपाउंड होकर बहुत बड़े रिजल्ट्स देते हैं। ये कोई रेस नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक आहिस्ता आरामदेह सफर है, अपनी रफ्तार पर। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम आज वो पहला छोटा सा कदम उठाने के लिए तैयार हैं? आज के सफर के लिए शुक्रिया।